हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें ईवीजीसी फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर? निम्नलिखित में से किसने गुप्ता साम्राज्य की स्थापना की? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकेंड, अशोका, चंद्रगुप्त द फर्स्ट। देखो, जो फाउंडर था ना गुप्ता एम्पायर का, वो था श्रीगुप्त। बट जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसको भी हम एज अ फाउंडर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन पावर्स थी गुप्ता एम्पायर को जानना पहचानना, वो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त द फर्स्ट के द्वारा। तो इसलिए हम चंद्रगुप्त फर्स्ट को भी एज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कंसीडर करते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं तो श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच, देन घटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त द फर्स्ट, देन उनके बाद आया समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त द सेकेंड। देखो, जो श्रीगुप्त एंड घटोत्कच थे ना, ये इन्होंने टाइटल था महाराजास का, इनको महाराजास कहते थे। चंद्रगुप्त द फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द सेकेंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द पल्लवास स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर साउथ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु विद द कैपिटल एट। देखो, जो क्या लिखा है, पल्लवों ने दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, your recommended dietary intake RDI of iron depends on your age and sex. regardless of age, अगर एज को हम कंसिडर ना करें तो चिल्ड्रन ऑफ द एज 7 months to 12 months शुड हैव, क्या पूछा है कि जो जो 7 से 12 मंथ्स का पर चिल्ड्रन है उसको कितना इंटेक करना चाहिए? डाइटरी इंटेक वो है 11 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जब हिमालय दिहांग घाटी के पास दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखो, दिहांग घाटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से है ना, जहाँ दिहांग घाटी से ही तो ब्रह्मपुत्र एंटर लेती है ना, दिहांग घाटी से ये ब्रह्मपुत्र एंटर लेती है, ये अरुणाचल प्रदेश है। देखो, हमारे को जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट्स है ना, उनको याद करने की एक ट्रिक है, ना मा मी। ये जो स्टेट्स है ना, इसी में ही ये जो पूछ रहे हैं यहाँ से, इनमें क्या पूछ रहा है? इस एरिया को क्या कहते हैं? जो हिल्स होती हैं उनकी, हिमालय जो बैंड लेता है उसको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। और यहाँ पूर्वांचल हिल्स याद कैसे करेंगे? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ये स्टेट्स हैं जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी हिल्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो है पटकाई बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स। देखो, आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम, ऐसे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी? माइक्रो पूछ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वही होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बॉडी फंक्शन के लिए हमारे को ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
और विटामिन ए इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन एंड मिनरल्स सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जो विटामिन ए है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? इम्पॉर्टेंट फॉर विजन, इम्यून फंक्शन, एंड सेल ग्रोथ। ठीक है। और मैं आपको जैसे माइक्रो हमारे को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे माइक्रो से वर्ड ही डिफाइन करा है कम अमाउंट में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट एंड दे इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स। Question number 6. In India, monsoon or tropical deciduous forests are found in the areas with annual rainfall between, देखो जो मानसून होते हैं, मानसून फॉरेस्ट होते हैं, उन्हीं को ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई में जो रेनफॉल होती है वो होती है 70 to 100 सेंटीमीटर, और जो मॉइस्ट होते हैं उसमें होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो देखो उन्होंने एनुअल रेनफॉल पूछा है, तो हम इन दोनों का मर्ज कर देंगे 100 एंड कॉमन, तो आंसर क्या आ गया? 70 से 200 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल होती है वो मानसून ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बट अकॉर्डिंग टू DSSB आंसर की उन्होंने दे रखा है 100 से 200, उन्होंने ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को कंसीडर ही नहीं किया, तो 100 से 200 दे दिए। बट इन्होंने यहाँ पे पूरा पूछा है ना, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए हम आंसर मार्क करेंगे 70 से 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर इंक्लूडेड इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट है जो ना, आपको पता है ना 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट गिवन है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिस पे ओनली यूनियन लॉज बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में जिसमें ओनली स्टेट लॉज बना सकते हैं, और कॉन्करेंट में वो आती हैं जिस पे यूनियन भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। बट अगर ऐसा क्लैश होता है तो जो लॉ होता है वो यूनियन का माना जाता है। ठीक है। तो रेसिडुअरी लिस्ट आर दोज लिस्ट दैट आर नॉट मेंशन इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर आया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248, द पावर टू मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट लाइज ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट इस पे लॉज बनाएगी। ठीक है। तो उन्होंने पूछा इसमें कौन सी आती है? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये यूनियन लिस्ट में आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आ जाता है स्टेट लिस्ट में। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एनिमल हस्बेंड्री ये यूनियन लिस्ट में लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्टेट लिस्ट में, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन जो है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ई कॉमर्स इज़ द करेक्ट आर इंक्लूडेड इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8. इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, which edition of Khelo India Winter Games 2024 was conducted according to the Khelo India calendar? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलो इंडिया कैलेंडर के अनुसार खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 2024 में पूछ रहे हैं, दैट इज़ द 4th एडिशन अकॉर्डिंग टू खेलो इंडिया कैलेंडर। देखो फर्स्ट हुआ था 2020 में, फिर 21 में, फिर 23 में एंड देन फिर 2024 में। और कहाँ कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ले एंड गुलमर्ग में। जो सेकंड एडिशन 2021 में हुआ था वो भी ले एंड गुलमर्ग में। जो 2023 वाला एडिशन था ना, थर्ड एडिशन, वो ओनली गुलमर्ग में हुआ था। और जो फोर्थ एडिशन ये 2024 में हुआ था
वो भी लेह एंड गुलमर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, what was the workers population ratio for rural females in 2022-23 as per the periodic labor force survey annual report 2022-23? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या उत्पाद अनुपात क्या था? वो था 40.7%। इसमें अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप करंट अफेयर्स नहीं कह सकते हैं, पास्ट अफेयर्स कह लो उसका। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बैसाखी कहाँ का त्यौहार है? सभी को पता होगा, सबको। पंजाब का। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बैसाखी इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल। ऐसा न्यू ईयर फेस्टिवल। हम एक बार और स्टेट्स के भी न्यू ईयर फेस्टिवल डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले वाली वीडियोस में भी कर लिया, आज हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, उगाड़ी कहाँ का है? रोंगाली बिहू, पुथांडू, विशु, पोइला बैसाख, गुड़ी पड़वा, नवरे एंड चेती चंद। अब हम स्टेट्स देख लेते हैं। देखो, उगाड़ी कहाँ का है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। रोंगाली बिहू से ही पता चल रहा है, असम। 3 टाइप्स ऑफ असम होते हैं, माघ बिहू, काटी बिहू एंड और बोहाग बिहू। पुथांडू कहाँ का है? तमिलनाडु का। देखो, तमिलनाडु पुथांडू। विशु केरला, पोइला बैसाख वेस्ट बंगाल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, नवरे कश्मीर एंड चेती चंद सिंधी कम्युनिटी ऑल ओवर द इंडिया। सिंधी कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 11, under which article of the Indian Constitution can the Supreme Court grant special leaves to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any matter or cause passed or made by any court or tribunal in the territory of India? क्या बोल रहे हैं वो? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी मामले या कारण में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान कर सकता है? वो है आर्टिकल नंबर 136। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, आर्टिकल नंबर 131 क्या ये है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स। लिख देती हूँ, ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court in dispute between states, दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में, और बिटवीन सेंट्रल और दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल नंबर 132 क्या बोलता है? ये एपिलिएट जुरिस्डिक्शन है। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देखो, आपको मेन वर्ड क्या है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो आपको यहाँ पे क्या वर्ड याद करना है? आर्टिकल नंबर 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, एप्लीट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि वो हाई कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बोल सकता है। और ऐसे ही आर्टिकल नंबर 134 है, अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर।
क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चारों आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइनीज ट्रेवलर ह्वान सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच इंडियन एम्परर। ह्वान सांग, इसको एक और नाम से जाना जाता है ज़ुआनज़ांग, ज़ुआनज़ांग। और इसने एक डॉक्यूमेंट लिखा था जब ये इंडिया में विज़िट कर रहा था, उसका नाम था CU की। इसी से ही पता चलता है कि इंडिया का कल्चर कैसा था, उसमें क्या क्या हो रहा था। ठीक है, और ये किसके टाइम पे आया था, किसके रूलर के टाइम पे आया था ये हर्षवर्धन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट फिलोसफर कंपोज द बुक कॉल्ड मिलंतपन्हा। मिलंतपन्हा इज़ अ बुक जिसमें क्या है, डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मियांडर, डायलॉग बिटवीन मियांडर, जिसको मिलिंद बोला गया है, मियांडर फर्स्ट, क्या बोला उसको गया, मिलिंद, और एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, एंड बुद्धिस्ट मॉन्क कौन, नागसेन। ये डायलॉग है जो मिलंतपन्हा, ये एक बुक है जिसमें डायलॉग बिटवीन मियांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो इसने लिखी किसने थी, नागसेन ने। जो ये था ना मियांडर नागसेन से उसने क्वेश्चंस पूछे और उसने आंसर ऐसे दिए कि मियांडर का पूरा परिवर्तन हो गया और उसने बुद्धिस्ट को अपना लिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर बुद्धिस्ट अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कुंभ फेस्टिवल। इनकरेक्ट क्या है, पूर्ण कुंभ विल बी हेल्ड एट एवरी 144 ईयर्स, यस। महाकुंभ विल बी हेल्ड एट एवरी 12 ईयर्स, ठीक है। एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन द कुंभ विल बी हेल्ड व्हेन मार्स इज इन एरिस। देखो ये हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं, मतलब कि पक्का होता ही होता है, हाँ कुछ सर्कमस्टांस में ऐसा हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर हम थर्ड ही लगाएंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पे हम बिल्कुल सटीक नहीं कह सकते हैं, लिमिटेड पीरियड्स में ऐसा हो जाता है। और अर्थ कुंभ विल बी हेल्ड एट एवरी 6 ईयर्स, यस ये भी सही। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच मंथ ऑफ 2024 डिड इंडिया एक्सपीरियंस इट्स वार्मेस्ट नाइट ever recorded in Delhi with a minimum temperature of 35.2 डिग्री सेल्सियस। 2024 में किस महीने में भारत ने दिल्ली में अब तक की सबसे गर्म रात का अनुभव किया, जिसमें न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस था। देखो मई में नहीं होता, जुलाई और अगस्त तो छोड़ ही दो क्योंकि इसमें सावन आ जाता है, तो रातें उतनी गर्म नहीं होती हैं। मई में उतना नहीं होता। देखो ये तो हम अपने दिमाग से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जून में ही होगा, तो आंसर भी इसका जून ही है। और 2024 में ही रिकॉर्ड किया गया था कि उसका नाइट का टेम्परेचर कितना था, 35.2 डिग्री सेल्सियस। मई में भी नहीं होती है उतनी ज़्यादा गर्मी जितनी जून में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन वाज established in 1969 by the Government of India to promote and develop various Indian languages। देखो हमारे को किस पे मतलब ध्यान देना है, इंडियन लैंग्वेजेस, वेरियस इंडियन, एंड सर्व्स एज एन एकेडमिक अथॉरिटी इन लिंग्विस्टिक एंड लेक्सिकोग्राफी। मतलब तीनों होने चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस भी होने चाहिए, लिंग्विस्टिक भी होनी चाहिए और लेक्सिकोग्राफी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान ये ओनली हिंदी पे ही जोर दे रहा है, प्रमोट हिंदी ओनली, नाम से ही पता चल रहा है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यस जो ये है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें तीनों को प्रमोट किया है, वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक एंड लेक्सिकोग्राफर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैसूर कर्नाटका में, मैसूरू कर्नाटका। थर्ड ऑप्शन क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नाम से पता चल रहा है सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। और साहित्य अकादमी,
ये ओनली लिटरेचर पे जोर देती है, लिंग्विस्टिक एंड लेक्सिकोग्राफर पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो आपको पता चल गया ना आंसर 2 है और क्यों है ये भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 17, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास का क्या अर्थ है। देखो सतत विकास नाम से ही पता चल रहा है कि अभी उतने रिसोर्स यूज़ करो जितना ज़रूरत है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके, है ना। कीपिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी नहीं, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप अभी उतने ही रिसोर्स यूज़ करो जितना ज़रूरत है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी अभी क्या है उसका थोड़ा सा लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव टूल्स पूछा, देखो CRR, यस ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। CRR का क्या मतलब होता है, कमर्शियल बैंक RBI के पास कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रखता है, उसको CRR कहते हैं। बैंक रेट क्या होता है, द रेट एट विच RBI lends टू कमर्शियल बैंक विद रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। मोरल सुएशन का क्या मतलब होता है, अब परसुएशन मेथड वेयर RBI, इसमें क्या होता है मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि RBI रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस करता है कि आपको कुछ पैसा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही यूज़ करना है, बट वो ऐसा कोई किसी फोर्स या एग्रीमेंट के थ्रू नहीं करता है, वो आपको एडवाइस करता है और रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट टू रेगुलेट लिक्विडिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। तो आंसर क्या हो गया, क्वांटिटेटिव टूल्स पूछा है, थर्ड छोड़ के सारे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, as on 31st March 2023, the approximate number of rural households in India covered under the self-help group banks linkage program was, approximate पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम से जुड़े हैं, वो है 16 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which article of the Indian Constitution deal with the Supreme Court's original jurisdiction regarding the enforcement of फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़, देखो फंडामेंटल राइट वर्ड आ गया है, इससे ही आपको पता चलना चाहिए फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। आर्टिकल 12 टू 36, सॉरी 35, है ना। तो इसमें ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे भी आर्टिकल नंबर 32 में ही सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दी गई है और इसमें रिट्स भी आती हैं, आई थिंक इसी में ही आती है, नहीं वो इसमें नहीं आती। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।